नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज 14 नवंबर 2021 जो कि सेकंड शिफ्ट में यूपीएससी में जो हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था उसका वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। अगर आप इससे पहले 12 नवंबर एवं 13 नवंबर के तीनों शिफ्ट एवं 14 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी हिंदी का प्रश्न पूछा गया था उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ सारा वीडियो अपलोड किया गया है। बारी बारी से आप वो सारा वीडियो देखिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका परिकल्पना किस विद्वान की है? आंसर होगा श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जो हैं साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका में हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बांसुरी बज रही थी कि इसमें बताना है कि वाक्य किस काल का उदाहरण है। बांसुरी बज रही थी यह जो कि अपूर्ण भूत का है, भूत में हो रहा है, बाकी अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है, इसलिए अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण भूत का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदन। चंदन का पर्यायवाची शब्द बताना है। चंदन का पर्यायवाची शब्द जो कि मलयज है। चंदन का पर्यायवाची शब्द मलयज है। नेक्स्ट है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया? 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि खिलते हुए अपने को दिया गया। खिलते हुए अपने को जो कि नंदकिशोर नवल के द्वारा लिखा गया है, जिसे 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। खिलते हुए अपने को जो नंदकिशोर नवल के द्वारा लिखा गया है, 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए किसा दिया गया है? तो आंसर होगा खिलते हुए अपने को नंदकिशोर नवल को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह रोज देर से उठता है किस काल का वाक्य है? वह रोज देर से उठता है, तो यह सामान्य वर्तमान का, रोज देर से उठता है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो कि पृथ्वीराज रासो को माना। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो कि पृथ्वीराज रासो के माना गया है। अगर पूछे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को किसके द्वारा माना गया, तो आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट है, विधेय विशेषण का उदाहरण कौन है? विधेय विशेषण का उदाहरण जो कि इसमें से सारा है। विधेय विशेषण का उदाहरण सारा है। मेरा लड़का आलसी है जो कि विधेय विशेषण का उदाहरण है। जैसे विशेषण हो गया आलसी और विधेय हो गया जो कि संज्ञा को लड़का हो गया विधेय, तो विधेय विशेषण का। घोड़ा हो गया विधेय और विशेषण हो गया काला, तो मेरा घोड़ा काला है जो कि विधेय और विशेषण का उदाहरण है। इसी तरह बैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, तो मिथ्या हो गया विशेषण, बैरागी जो कि हो गया संज्ञा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रकट, प्रकट जो कि तत्सम है। पत्थर जो कि तत्सम नहीं है, ध्यान रखिएगा। पंख, पक्षी, पत्थर जो कि तत्सम नहीं है, प्रकट जो कि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह महाकाव्य, यह जो काव्य है सब पंक्ति किन की है? मैं नीर भरी दुख की बदली, यह जो कि महादेवी वर्मा की पंक्ति है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की पंक्ति है। नेक्स्ट है, उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं, किसे कहते हैं? तो भक्ति रस को जो कहा जाता है उज्ज्वल रस भी कह सकते हैं, चाहे मधुर रस। भक्ति रस को उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, देखो बाहर कोई आया है, इसमें सर्वनाम को बताना है। देखो बाहर कोई आया है, तो कोई है जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, अलंकार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सभी कथन जो कि अलंकार के संबंध में सही है। तो यहाँ पे देखिए, तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लटानुप्रास कहते हैं। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक
स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है? अतिथि शब्द का समानार्थी जो कि उत्तर जो किया है जो कि गलत है। अतिथि शब्द का समानार्थी साधु होता है, यात्री होता है। यज्ञ में सोमलता लाने वाला, यज्ञ में सोमलता लाने वाला को अतिथि कहते हैं, साधु को अतिथि कहते हैं, यात्री को अतिथि कहते हैं। नेक्स्ट है, माधुर्य गुण में किस तरह का वर्ण रहते हैं? माधुर्य गुण में ल, र और ल आदि कोमल वर्ण होते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या बताना है। स्पर्श वर्ण की संख्या 25 होती है। अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व इसकी संख्या 4 होती है। उष्ण व्यंजन की संख्या जो कि 4 होती है, जो तीनों स और ह होता है। तालाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह जो कि शामिल है। नेक्स्ट है, खुदा बख्श। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? खुदा बख्श पुस्तकालय जो कि पटना में है। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? पटना में। खुदा बख्श का पुस्तकालय है जो पटना में स्थित है। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के किस बोली में लिखे गए हैं? आंसर होगा मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली में मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के, मारवाड़ी जो कि राजस्थानी भाषा के अंतर्गत बोली आती है, जिसमें मीराबाई के पद लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है यानी कर्म नहीं है? सकर्मक माने कर्म है, अकर्मक माने कर्म नहीं है। श्याम सोता है, श्याम सोता है, इसमें क्या लगा कर देखिए तो श्याम क्या सोता है, कोई अर्थ नहीं मिला, इसलिए अकर्मक है। अब ये सब सकर्मक हो। ये चीज़ तुम्हारा जी ललचाती है, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है जो कि सकर्मक है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, देख रहे हैं, पुस्तक जो कि कर्म है, तो यह जो कि सकर्मक हुआ। मैं अपना सिर खुजलाता, वह अपना सिर खुजलाता है, इसमें जो हुआ सिर हो गया, जो कर्म हो गया, तो इसीलिए ये सकर्मक का उदाहरण है। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, तो क्या ललचाती है? तो ये चीज़ें जो है ना, जो चीज़ें हैं, जो चीज़ जो है से जी को ललचाता है, तो चीज़ें जो है से यहाँ पर कर्म हो गया, इसलिए सकर्मक क्रिया सभी है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो याद रखिएगा, प्राण हमेशा बहुवचन होता है, प्राण हमेशा बहुवचन होता है। उर्दू का उपसर्ग कौन है? तो अल है, जो कि उर्दू का उपसर्ग है। उर्दू का उपसर्ग अल है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? जिसमें कर्म पर पड़े उसे सकर्मक, जिसमें कर्म पर नहीं पड़ता है यानी कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंदालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? तंदालु में लू प्रत्यय है, तंदालु में लू प्रत्यय है, आलू नहीं कीजिएगा, लू प्रत्यय होता है। त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? यहाँ पे ध्यान दीजिए। त्रिलोचन जो है, कोई लोग तुरंत हमें द्विगु मार के आ जाएंगे क्योंकि इसमें संख्या दिया हुआ था। अगर यहाँ पे बहुव्रीहि ऑप्शन नहीं रहे तो द्विगु समास होगा, पर यहाँ बहुव्रीहि समास दिया है तो त्रिलोचन यानी अर्थात शंकर भगवान को डिनोट किया जाता है। यह जो कि पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द जो भी होता है वो बहुव्रीहि समास में आता है, इसीलिए त्रिलोचन है जो कि बहुव्रीहि होगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है? आंसर होगा भाववाच्य। भाववाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होती है, इसको ध्यान रखिएगा। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों ज आधा होता है, ध्यान रखिएगा, उज्ज्वल। नेक्स्ट प्रश्न है, आमिष का विलोम बताना है, तो आमिष का विलोम होता है से निरामिष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ध्यान से सुनिए, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे विराम चिन्ह ए होगा। इस विराम चिन्ह का नाम क्या है?
इस चिन्ह का नाम है विवरण चिन्ह। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा छंद वार्णिक छंद है? सवाया जो कि वार्णिक छंद है, सवाया है जो कि वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अब तब करना। अब तब करना मुहावरे का अर्थ होगा अब तब करना बहाना बनाना। अब तब करना मुहावरे का अर्थ होता है बहाना बनाना। इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्पर्शजय बीमारी। स्पर्शजय बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? संक्रमण, संक्रामक बीमारी इसको कहते हैं। संक्रामक जो कि स्पर्शजय बीमारी को जो यानी छूने से यानी टच करने से जो बीमारी होता है, स्पर्शजय बीमारी को संक्रामक बीमारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोहली द्वारा शतक लगाया गया। इसमें से कर्तरीवाच के रूप में कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इसे कर्तरीवाच के रूप में रूपांतरित करना है। तो कोहली ने शतक लगाया, ने लगा दिए तो यह कर्तरीवाच के रूप में बन गया। और कोहली द्वारा शतक लगाया गया यह जो कि कर्मवाच के रूप में था, तो इसे कर्तरीवाच में बदल दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? स्पर्श बोधक विशेषण बताना है तो स्पर्श बोधक विशेषण जो कि कोमल जो है स्पर्श बोधक विशेषण है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? बताना है पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है? आंसर होगा अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से जो कि बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है किस विद्वान के द्वारा अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया? पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा किया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी का प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आज का आखिरी प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।